अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका अपना होस्ट, आपका अपना मेज़बान इफ्तिखार अहमद। आज जो हमारा बुनियादी मौजू और टॉपिक है इस वीडियो का, वो है फ़ैमिली कवानीन और निकाहनामा। निकाहनामा जब मुसलमान किसी दूसरी खातून से निकाह करता है, एक मुसलमान मर्द जब दूसरी खातून से निकाह करता है, तो उनके दरमियान जो एक तहरीर अमल में आती है, जो एक मुआहदा तय पाता है, वो मुआहदा निकाहनामा कहलाता है। निकाहनामे का जो बुनियादी मकसद होता है, उससे जो उनका शरई हक़ और एक कानूनी हक़, जिससे वो एक दूसरे के महरम बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ बतौर मियाँ बीवी के एक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो मुआहदा कहलाता है निकाहनामा। अब ये एक ऐसा हसीन रिश्ता है जिसको इतना हसीन रिश्ता होने के बावजूद एक निकाहनामे की ज़रूरत है। अब निकाहनामे में बुनियादी चीज़ें होती क्या हैं, निकाहनामे के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपको आगाह करेंगे और आपको ये बताएंगे कि निकाहनामे के लिए आपको किन लवाज़मात की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहले ये मैं आपको एक फार्म नंबर 2 मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के आर्डीनेंस मजरिया 1961 के तहत वज़ा किए हुए क़वायद के कायदा नंबर 8 और 10 के तहत मजवज़ा निकाहनामा फ़ार्म, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको आप स्क्रीन पे नज़र आएगा, ये एक निकाहनामा फ़ार्म है जो आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कॉलम क्या क्या होते हैं, जिनमें जो फिल करने होते हैं, जो रिक्वायरमेंट आपने एक बतौर आकल बालिग मुसलमान होकर आप निकाह में दाखिल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले वार्ड नंबर लिखा होता है, फिर यूनियन कौंसल, ये निकाह जो खां होता है, निकाह खां ने ये मुकम्मल करना होता है। अब उसके बाद 2 नंबर कॉलम में आता है दूल्हा और उसके वालिद का नाम, माँ उनकी सुकूनत बिल तरतीब। यहाँ पे दूल्हा का नाम, उसके वालिद का नाम और उसका पता तहरीर किया जाता है इस कॉलम में। नंबर 3 में आता है दूल्हा की उम्र, जो कि 18 साल इसमें लिखी हुई है, ऐसे आप अपनी उम्र तहरीर करेंगे। उसके बाद कॉलम नंबर 3 के साथ ही 4 नंबर लिखा हुआ है दुल्हन और उसकी वालदा का नाम, माँ उनकी सुकूनत बिल तरतीब। इसमें दुल्हन, उसकी वालिद का नाम और उनका पता लिखा जाता है। 5 नंबर कॉलम, आया दुल्हन कुंवारी है या बेवा या मुतलका। अब 5 नंबर कॉलम बड़ा सेंसिटिव होता है। अगर आप इसमें कुंवारी हैं तो कुंवारे लिखा जाएगा, अगर आप मुतलका हैं मुतलका लिखा जाएगा, अगर आप बेवा हैं तो बेवा ही लिखा जाएगा। इस शिक की बाबत आगे बड़े फिर पेचीदगियाँ पैदा होती हैं, तो इसको बहुत गौर व खौज के बाद फिल किया करें, जो हकीकत होती है उसके मुताबिक करें। अगर आप मुतलका हैं तो आप पिछली तलाक मुअस्सर की सर्टिफिकेट लगाती हैं। अगर आप मुतलका नहीं हैं तो आप कुंवारी लिखवाएंगी, फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 6 दुल्हन की उम्र, आप इस कॉलम में दुल्हन की उम्र तहरीर की जाएगी। उसके बाद अगर दुल्हन की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया, 7 नंबर कॉलम में ये तहरीर होता है। अगर दुल्हन अपनी तरफ से कोई वकील मुकर्रर करती है जो इजाब व कबूल करवाते हैं, तो उनका नाम भी लिखा जाता है। अगर दुल्हन के वकील के तकर्रर के बारे में गवाहों के नाम, माँ वल्दियत व सुकूनत और उनकी दुल्हन के साथ रिश्तेदारी। अब ये कॉलम नंबर 8 है, इसमें यह देखा जाता है कि अगर दुल्हन ने वकील मुकर्रर किया तो उसके गवाह कौन कौन तहरीर होंगे, तो और उनकी दुल्हन से रिश्तेदारी क्या है। नंबर 9 कॉलम आ जाता है, अगर दुल्हा की तरफ से कोई वकील मुकर्रर किया गया है तो इसका नाम, माँ वल्दियत व सुकूनत। अब इसमें ऐसा होता है कि अगर दुल्हा ख़ुद मुख्तार हो, अक़ल व बालिग हो, तो ख़ुद मुख्तार भी लिखा जा सकता है। और इसके साथ साथ इसमें लिखा जा सकता है अगर वो अपने गवाहान को तकर्रर करता है या अपने वकील मुकर्रर करता है तो उनके नाम भी तहरीर करवा सकता है। शादी के गवाहों के नाम, इसमें शादी के गवाहों के नाम लिखे जाते हैं इस कॉलम में। ये कॉलम नंबर 11 है। 12 कॉलम नंबर है शादी सर अंजाम पाने की तारीख़, जिस तारीख़ को शादी हो रही है आप इसमें वो तारीख़ तहरीर करेंगे। महर की रकम, अब सबसे अहम कॉलम जिसकी बाबत अमूमन मियाँ बीवी में झगड़ा भी हो जाता है, महर की रकम कितनी होती है। कुछ लोग शरई लिख देते हैं, कुछ लोग शरई नहीं लिखते, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से फिल करते हैं। महर 5-5 लाख भी लिखा जाता है और 5-5 हज़ार भी लिखा जाता है। इसमें अब
जब महर की रकम लिखी गई तो फिर वो देने के पाबंद भी होंगे। इसी तरह महर की कितनी रकम मुअज्जल है जो मौके पे अदा की जाएगी, और गैर मुअज्जल जो ये वो रकम होती है जो कि बीवी जब तकाज़ा करती है तो फिर आपने अदा करनी होती है। गैर मुअज्जल हक महर वो होता है। इसमें भी तहरीर करते हुए आपने बड़े सोच विचार और बड़े गौर व फिक्र के बाद ये कॉलम फिल करना होता है। अमूमन मियाँ बीवी का झगड़ा इस पर भी होता है। 15 नंबर कॉलम में आता है, आया महर का कुछ हिस्सा शादी के मौका पर अदा किया गया है तो किस कदर। बाद दफ़ा होता है कि कुछ हक महर मौका जो होता है शादी का, निकाह का, उसी वक्त अदा कर दिया जाता है, बकाया बाद में दिया जाता है। ये खावंद और मियाँ बीवी की जो रज़ामंदी होती है उसके मुताबिक मामलात होते हैं। अब 16 नंबर में आ जाता है, आया पूरे महर या इसके किसी हिस्सा के इवज़ में कोई जायदाद दी गई है। अगर दी गई है तो इस जायदाद की सराहत और इसकी कीमत जो फ़रीक़ैन के माबैन तय पाई, तो उसमें ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। अगर उसके हक महर में कोई रकम लिखी गई है या उसके हक महर में कोई मकान लिख दिया गया या उसके हक महर की शक्ल में कोई जगह लिख दी गई, तो वो कैसे जो है वो इसमें तहरीर की जाएगी। ये अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ या शिक लिखी गई तो वो इकरारनामा, मुआहदा, बै माबैन फ़रीक़ैन की तरह कंसिडर होगा। इसकी बुनियाद पे वो ऐसे ही होगा जैसे उस बंदे ने वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर रजिस्ट्री करवा दी हो। इसी तरह 17 नंबर में ख़ास अगर शराइत कोई हों तो इसमें लिख सकते हैं कि ख़ास शराइत में उनका जो कह लें कि वो आ सकता है कि ख़ास शराइत में कि कितना ख़र्चा माहाना देगा या कैसे कैसे देगा या कैसे कैसे वो लेन देन करेगा, तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उसमें ये बात करने का मकसद जो है, इसमें बुनियादी मकसद ये है कि ये जो कॉलम हैं 14 से लेके 17 तक, ये सबसे सेंसिटिव होते हैं। ये बड़े मुहतात हो के बड़े एहतियात से फिल किए जाते हैं और इनसे ये फ़ायदा होता है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो इसमें आप जो है काबू आ सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी भी बेहतियाती करेंगे तो आप कल को परेशान होंगे। 18 नंबर कॉलम, आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत। अब 18 नंबर कॉलम का जो बड़ा एक अजीब सा कॉलम है, ठीक भी है, इसमें आप बीवी को हक दे सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे ख़ुद को तलाक दे सकती है। किन शराइत के तहत, वो भी आप तहरीर करवा सकते हैं। आप किसी दीगर शख्स को भी मुतय्यन कर सकते हैं कि इसमें वो आपकी जगह पे आपकी बीवी को तलाक दे सके। कॉलम नंबर 19, आया शोहर के तलाक के हक़ पर किसी